हाय वेलकम बैक टू द चैप्टर नंबर 9। दोस्तों, हाउ टू नेगोशिएट सैलरी विद एम्प्लॉयर। दो सिनारियो मैंने दोनों के बनाए हुए हैं। एम्प्लॉई या फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, कैसे नेगोशिएट करें सैलरी अपने एम्प्लॉयर से, और एम्प्लॉयर कैसे नेगोशिएट करें अपने कैंडिडेट से, चाहे वो फ्रेशर कैंडिडेट हो या एक्सपीरियंस। इसके अलावा कैसे नेगोशिएट करें रिजाइंड एम्प्लॉय अपने नोटिस पीरियड का अपने एम्प्लॉयर के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, दो सिनारियो मैंने दोनों के बनाए हुए हैं, एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के। एम्प्लॉयर के जो दो सिनारियो हैं, जैसा कि मैंने कहा, एक्सपीरियंस और फ्रेशर कैंडिडेट के साथ में, और कैंडिडेट जो होते हैं फ्रेशर और जो एक्सपीरियंस होते हैं। अब एक्सपीरियंस में भी दो चीज़ें हैं। एक तो होता है जो करंट जॉब पे होता है, और जो दूसरा होता है वो बेचारा जॉबलेस होता है। ठीक है, तो एक चीज़ बट कॉमन है, चाहे वो फ्रेशर कैंडिडेट हो दोस्तों या एक्सपीरियंस, वो है सीटीसी यानी कंपेंसेशन। अब सीटीसी जो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत सारे लोगों को आज भी ये समझ में नहीं आता है। मैं आपको थोड़ी देर में लैपटॉप के पहले स्क्रीन पे ले चलूँगा। स्क्रीन पे ले चलने के बाद आपको मैं सारे ब्रेकअप दिखाऊंगा कि सीटीसी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है। ये जब मैं आपको पहले समझा दूंगा तो आगे के जितने भी अभी लेसन आएंगे, पॉइंटर्स आएंगे, स्टेप्स आएंगे, वो सेक्शन आएंगे, वो सारे आपको अच्छे से बहुत बखूबी समझ में आएगा। इससे पहले आपको बता दूं कि ऑफर लेटर जो होता है उसमें जो सैलरी का पूरा ब्रेकअप होता है, सीटीसी का जो ब्रेकअप होता है, उसमें डीए आता है, बेसिक आता है, ईएसआईसी आता है, पीएफ आता है, बोनसेस आते हैं, एलडब्ल्यूएफ आता है, ट्रैवल अलाउंस आता है, मेडिकल आता है, इंश्योरेंस आता है। ये सब चीज़ को कैसे हम समझें और ये कौन कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय की तरफ से जाता है कि एम्प्लॉयर की तरफ से जाता है, तो पहले ओवरऑल इस चीज़ को हम समझ लेंगे। उसके बाद फिर आगे हम फ्रेशर कैंडिडेट के सेक्शन से हम पहले स्टार्ट करेंगे कि फ्रेशर कैसे सैलरी नेगोशिएट करे अपने एम्प्लॉयर से। तो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। 3 कॉलम बनाए हुए हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर्स है, नाम दिए हुए हैं। ये मंथली है और ये एनुअल है, राइट। तो मैंने 50 अगर ग्रॉस सैलरी लिया हुआ है तो 50,000 ग्रॉस जो सैलरी है वहाँ पे इन हैंड कितना आएगा। तो ये 50 का जो इन हैंड है, यहाँ पे आप देखिए कर्सर, ये लिखा हुआ है नेट सैलरी, राइट। अगर आप देख पा रहे हो, ये नेट सैलरी लिखा हुआ, ये ग्रीन कलर में नेट सैलरी है, यानी नेट सैलरी उसका आने वाला है 48,000। ग्रॉस उसका 50 है, लेकिन ये सीटीसी 50 नहीं है, ये समझिएगा। अभी ग्रॉस पे मैं बात कर रहा हूँ, सीटीसी पे बात नहीं कर रहा हूँ। 48,000 आएगा। क्यों 48,000 आएगा? अब यहाँ पे जो रेड कलर में टोटल दिया हुआ है दोस्तों, रेड कलर में आप देख सकते हैं कि 50,000 में से उसका पीएफ जा रहा 1,800 रुपए, राइट। 1,800 रुपए का पीएफ जा रहा है। ये फिक्स है 1,800 क्योंकि इसका सैलरी ज्यादा है, राइट। और ईएसआईसी इसका 0 है। क्यों ईएसआईसी 0 है? क्योंकि डिडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट उसका ज्यादा 50,000। तो ईएसआईसी एक मेडिकल होता है जो गवर्नमेंट का होता है, और ये पीटी 200 रुपए। तो डिडक्शन इसके 1,800 पीएफ और 200 रुपए पीटी का टोटल हो रहा है 2,000, इसलिए उसको ये ग्रीन कलर में 48,000 रुपीज उसको इन हैंड आ रहा है। ठीक, यहाँ पे हो गई एक कहानी। अब यहाँ पे ब्रेकअप और देख लीजिए। बेसिक है, ऊपर बेसिक है, एचआरए है, स्पेशल अलाउंसेस है, एलटीए है, लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस, राइट। तो यहाँ पे ब्रेकअप है। उसके बाद फिर अगर आप आएंगे यहाँ पे नीचे, अब मैं आता हूँ एम्प्लॉयर में, राइट। एम्प्लॉयर में ये ग्रे कलर के नीचे ये लिखा है, देखिए एम्प्लॉयर शेयर है। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है? 1,950 रुपए। पीएफ 1,800 था एम्प्लॉय का, ये 1,950 रुपए है। थोड़ा सा ज्यादा होता है, 12.5% के आसपास होता है एम्प्लॉयर का। और 200 रुपए यहाँ पे वो मेडिकल दे रहा है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एंड ये ग्रुप मेडिकल होता है, ये जीपी और जीएमसी। क्यों? क्योंकि ईएसआईसी 0 है, सैलरी ज्यादा होने की वजह से, तो कुछ तो उसकी सेफ्टी के लिए एम्प्लॉय के लिए देना पड़ेगा। रिटेंशन बोनस यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी मैं बात कर रहा था। रिटेंशन बोनस है तो यहाँ पे इंक्लूड होगा। अगर यहाँ पे मैं 10,000 लेट से इंक्लूड करूंगा तो यहाँ पे नीचे फिगर 52,000 चेंज होकर 62 हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो टोटल जो आ रहा है इसका डिडक्शन एम्प्लॉयर का, सॉरी कंट्रीब्यूशन शेयर जो एम्प्लॉयर का आ रहा है, वो आ रहा है 2,150 रुपए। 1,950 और 200। अब ये ऐड कर देंगे 50 में
ये जो ऊपर 50 लिखा हुआ है यहाँ पे ऐड करेंगे 2150, तो ये हो जाएगा 52,150 रुपीज। ये हो जाएगा 52,150 रुपीज। ये है सीटीसी, मंथली सीटीसी, और ये है एनुअल सीटीसी। मंथली ग्रॉस सैलरी कितनी है? 50,000 मंथली, और एनुअल ग्रॉस कितनी है? 60, राइट। और मंथली सीटीसी कितनी? 52,150, और यही ग्रॉस अगर सीटीसी की बात करेंगे एनुअल तो 6,25,800 रुपीज, करेक्ट। अब यहाँ पे सैलरी को चेंज करके देखते हैं। लेट्स से यहाँ पे अब आते हैं हम 20,000 सैलरी में डालता हूँ। अब फिगर देखते हैं, राइट। देखिए स्पेशल अलाउंसेस यहाँ पे 0 हो गया, एक्चुअली ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1680 रुपए पीएफ चेंज हो गया, बिकॉज पीएफ अब 12% पे है, पहले फिक्स 1800 था, ठीक है। ईएसआईसी ऑटोमेटिक 150 रुपए अप्लाई हो गया है, पीटी भी आ गया है। अब इसका जो डिडक्शन हो रहा है 30 रुपए लगभग बढ़ गया है, करेक्ट, क्योंकि पीएफ कम हो गया, पहले 1800 रुपए था। तो अब जो इनको इन हैंड आ रहा है 20,000 के हिसाब से अब 17,970 रुपए आ रहा है, राइट। अब 20,000 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 2,470 रुपए। यहाँ भी ईएसआईसी आ गया। अब देखिए यहाँ पे जीपीए जीएमसी 0 हो गया है, करेक्ट। तो अब मंथली सैलरी जो इनका ग्रॉस था 20,000 था, और अगर सीटीसी देखेंगे तो 22,470 रुपए होता है, करेक्ट। ये है। अब इसको अगर हम 21,000 करें, देखिए ईएसआईसी वापस से 0 हो गया है, 1800 फिक्स पे आ गया है, राइट। तो ईएसआईसी जो 21,000 एंड अबव ग्रॉस अगर रहता है तो ईएसआईसी अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, राइट। तो इसलिए यहाँ पे 200 रुपए वापस से जीपीए जीएमसी आया हुआ है, करेक्ट। ये फिक्स्ड है। 15,000 करते हैं तो ये देखिए ईएसआईसी वापस से आ गया है, पीटी आ गया है, करेक्ट। तो इस तरीके से ये काम करता है। और ये फीमेल का है। अब चूंकि महाराष्ट्र का कैलकुलेशन मैंने किया है तो फीमेल का जो पीटी है महाराष्ट्र में नहीं लगता है, वो 0 है। बाकी तो सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बाकी में कोई फ़र्क नहीं है, करेक्ट। मेल और फीमेल के बीच में ये एक छोटा सा फ़र्क है। तो ये सारे कंपोनेंट का देखना समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ग्रॉस और सीटीसी के बीच का फ़र्क मालूम पड़ गया होगा। ग्रॉस वो होता है जिसमें खाली आपका कंट्रीब्यूशन, अगर उसको जो डिडक्शन होता है वो अगर मिला लिया जाए, ऐड कर लिया जाए तो वो ग्रॉस हो जाता है आपका। लेट्स से अगर इसका वापस एक हम 15,000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो लिखा हुआ 15,000 आपकी ग्रॉस है, करेक्ट। ग्रॉस हो गया 15,000। अब 15,000 के अंदर क्या क्या कट रहा है? ये 1,543 रुपीज पीएफ कट रहा है, ईएसआईसी 113 रुपए कट रहा है, 200 रुपए पीटी कट रहा है, और ये टोटल हो जाएगा 1,856। और ये 1,856 निकलेगा, माइनस होगा 15,000 से, तब जाके ये नेट इन हैंड सैलरी आएगा। 1,856 है। ये माइनस करने के बाद ये आपका इन हैंड आ गया, लेकिन अभी भी 15,000 ही ग्रॉस है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका सीटीसी कितना, तो 15,000 नहीं बताना है। इस 15,000 में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी एम्प्लॉयर का जो शेयर है, ये नीचे देखिए, ये कर्सर मैंने यहाँ पे रखा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 2,159। ये भी ऐड करेंगे 15,000 तो हो जाएगा 17,159। ये आपका सीटीसी है मंथली। और ग्रॉस कोई पूछे तो 15,000। आई थिंक आई हैव क्लियर नाउ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक फ्रेशर कैंडिडेट कैसे नेगोशिएट करे अपनी सैलरी को लेके एम्प्लॉयर से, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों एक नौकरी पाने के लिए सैलरी और उसके बेनिफिट का जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों न्यू जॉब, मैं समझ सकता हूँ कि जो फ्रेशर्स होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे, न्यू जॉब पाना हमेशा से एक बहुत एक्साइटमेंट होता है, एक अलग खुशी होती है। उसी तरीके से उसके सैलरी और उसके बेनिफिट, ओवरऑल जो कंपनसेशन के बेनिफिट्स हैं, वो तय करेंगे आगे के फ्यूचर आपके कैसे जाएंगे उस कंपनी में। इसलिए जॉब अप्लाई करते समय सैलरी से जुड़े हुए बेनिफिट्स और कंपनी से जुड़े हुए बेनिफिट्स
का डिसीजन लेना, उसका नेगोशिएशन करना, ये आने वाला समय बताएगा कि आप उस कंपनी में कितना खुश रहेंगे। वैसे जनरली कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे सबसे पहले सैलरी देखनी है, तो सैलरी माइंडसेट के साथ कभी इंटरव्यू में ना बैठे। थोड़ा सा आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का जो बजट होता है वो डिसाइडेड होता है पोजीशन वाइज, प्रोफाइल वाइज, और अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी फ्रेशर की सैलरी को मैच नहीं कर पाती है, बिकॉज कई, जैसा मैंने कहा कि फ्रेशर की कई लोगों की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा भी होती है, तो बजट की वजह से अगर वो मैच नहीं कर पाए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फ्रेशर्स को चाहिए कि अदर बेनिफिट्स के बारे में बात, जैसे फैमिली इंश्योरेंस, बोनस, इंसेंटिव, इंक्रीमेंट, फास्ट ट्रैक प्रमोशन कोई अगर कंपनी में है तो, पिकअप ड्रॉप कोई फैसिलिटी है तो, पेड लीव कितने हैं उसके बारे में जान लें, कोई ओवर टाइम है या नहीं है। और दोस्तों मेरी एक एडवाइस हमेशा याद रखना कि कभी भी कंपनी के द्वारा पूछे जाने पर सैलरी के रिगार्डिंग कि आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन कितनी है, तो कभी भी आप उसे फिक्स मत बताइए, बल्कि उसे कंपनी के ऊपर ही डाल दीजिए दो चीज़ें बोल के कि नंबर वन, कि आपकी कंपनी की जो भी सैलरी रेंज या स्टैंडर्ड होगा फ्रेशर्स को लेके, आई विल बी एग्री ऑन दैट, नो प्रॉब्लम। नंबर दो, मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं सर, फॉर मी अपॉर्चुनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी एंड आई वांट टू प्रूव माय नॉलेज एंड स्किल, सो आई एक्सपेक्ट कंसीडरेबल सैलरी विच आई कैन फुलफिल माय फाइनेंशियल नीड या फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो दोस्तों यहां पर आपने दो बातें कही, एक तो आपकी कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से जो है वो आप दे देंगे, मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर टू, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूं, ठीक है। ये दोनों बातें आपने कही। अब इसके बीच का जो बैलेंसिव एक रास्ता है वो कंपनी निकाल के आपको देगी, खुद सीटीसी डिसाइड करेगी, बिकॉज उसको पता होगा कि नहीं ये जो कैंडिडेट है ये आइडियल है, राइट। तो सबसे पहले तो आप पहली चीज यहां तक सिचुएशन आने दीजिए, उसके पहले इंटरव्यूज होते हैं, सिलेक्शन होगा, मे बी एक राउंड, दो राउंड होंगे, वो सारे क्राइटेरिया होंगे, वो आपको पास करने पड़ेंगे। सैलरी का डिसीजन तो लास्ट में होता है, और आप इतने आइडियल, भले आप फ्रेशर कैंडिडेट क्यों ना हो, आप इतने आइडियल अगर कैंडिडेट हैं तो रियली सीटीसी में सैलरी ऑफर में कोई बहुत ज़्यादा फाइट आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बावजूद अगर कंपनी आपको आइडियल अमाउंट नहीं दे पाती है, तो माय फ्रेंड्स ये नेगोशिएशन का कोर्स किस लिए बनाया है? इसका रास्ता तो ओपन है, नेगोशिएशन का रास्ता हमेशा से ओपन है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन रिजिड ना हो, मेरी ये सलाह है और ये रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से। बल्कि मैं कहूँगा कि जिस रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट ने आपका लाइनअप किया है इंटरव्यू के लिए, आपको अलाइन किया है, आप उनसे कंफर्म कर लें एक बार कि कितना सीटीसी उनका है, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, मिनिमम कितना दे सकते हैं। मैं फ्रेशर हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग क्या दे सकते हैं, प्लस जो मैंने अभी आपको सीटीसी के ब्रेकअप गिनाए, क्या क्या सीटीसी में वो दे सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, ये सारी चीज़ों का भी डिस्कशन आप ज़रूर करें। इतना मेच्योरिटी दिखाएं, फिक्स अमाउंट जाके इंटरव्यू में बोलना, अपनी इमेज ना खराब करें, इससे एक रॉन्ग परसेप्शन बनता है। इसके पहले एक वीडियो में मैंने चर्चा किया है कि आप अगर एक फिक्स अमाउंट बोलते हैं इंटरव्यूअर को, तो पूरा ड्यूरिंग इंटरव्यू या लास्ट के जितने भी मिनट बचेंगे आपके ये फिक्स वाला अमाउंट बोलने के बाद, पूरे टाइम जो इंटरव्यूअर होगा, लाइन मैनेजर होगा, उसका ध्यान इसी चीज़ पे केंद्रित रहेगा कि इसने फिक्स क्यों बोला, और फिर उसका इंटरेस्ट का जो लेवल है ना वो बहुत कम हो जाएगा। तो आप अगर सिलेक्शन वाली लिस्ट में आने वाले होंगे तो वो आपको शॉर्ट लिस्ट वाली लिस्ट में डाल देगा। और एज एन फ्रेशर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जब आपको लगने लगे कि जो एम्प्लॉयर है या जो इंटरव्यूअर है थोड़ा इनफ्लेक्सिबल है, मतलब उतना फ्लेक्सिबल नहीं है सीटीसी को लेके या कुछ और टर्म कंडीशंस को लेके, तो आपके पास एक डोर ओपन है, आप वो ऑफर को डिनाई भी कर सकते हैं, लेकिन मुंह पे डिनाई ना करके कुछ और स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, जिसका मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। लेकिन स्टिल यू कैन कन्विंस हिम बाय आस्किंग कि ठीक है सर, अगर 19-20 आपको लगे कि ठीक है, अगर लेट से आपकी एक्सपेक्टेशन 20,000 थी और आपको 18-19 ही मिल रहा है, ठीक है ना, तो इतना ज़्यादा ये मैटर मेरे ख्याल से नहीं करेगा। तो अगर लगे आपको तो आप सीधा पूछ सकते हैं कि ठीक है सर, मैं अग्री कर रहा हूँ 18,000 पे या 19 पे, लेकिन मुझे अदर बेनिफिट्स, जैसे मैंने आपको बताया, अदर बेनिफिट्स के अलावा एक चीज़ और है जो आप पूछ सकते हैं, वो ये है कि आप उनसे पूछिए कि ठीक है सर, आप मेरा क्या परफॉर्मेंस 90 डेज पोस्ट माई ज्वाइनिंग
90 डेज के बाद क्या आप मेरा रिव्यू करेंगे परफॉर्मेंस, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन लगा कि मेरे परफॉर्मेंस से आप सब कुछ ओके, एकदम सेटिस्फाई हैं आप और पूरा मैनेजमेंट, तो क्या मेरा सैलरी वापस से इंक्रीज़ होगा? तो अगर यस बोलता है इंटरव्यूअर, तो प्लीज़ उसे उसी टाइम रिटर्न में ले लें या ईमेल करवा लें, ताकि बाद में कोई भी सर्कमटेंसेस हो जाएं, बिकॉज कॉरपोरेट में हायरार्कीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत मजबूत होती हैं और बहुत सारे लेयर्स होते हैं अप्रूवल्स के। तो पहले तो अप्रूवल मिल सकता है, लेकिन बाद में आपको फाइट करने में मुश्किल होगी। सो इट्स बेटर कि आप पहले से रिटर्न में ले लें वो चीज़। सो दिस कैन बी गुड नेगोशिएशन स्ट्रेटजी व्हेन यू आर टेकिंग अ न्यू जॉब, इवन दो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एम्प्लॉयर्स आंसर, देन यू कैन डिनाई द ऑफर। अब यहाँ पर एक और दोस्तों समस्या है कुछ कैंडिडेट लोगों के साथ, चाहे वो फ्रेशर हों या एक्सपीरियंस हो, वो ये है कि आप खुद को कम कीमत पर बेच देते हैं। नौकरी का मतलब क्या है? आप खुद के स्किल को सेल कर रहे हैं ना। जितना ज्यादा आप स्किल्ड होंगे, जितना ज्यादा चीजें आपने सीखी होंगी, उतनी ज्यादा कीमत मिलेगी आपको। बहुत ही सिंपल मैटर है। अगर आपको लगे कि जो कीमत ऑफर की गई है, जो ऑफर किया जा रहा है, वो आपके स्किल के काबिलियत के हिसाब से सही नहीं है, यू डोंट एक्सेप्ट द ऑफर, दूसरा दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। सो बेसिकली आपको अपनी कीमत समझनी होगी। इसे चलिए कैलकुलेट करते हैं घंटों में कि घंटे में आपकी कीमत कितनी निकलती है। फर्ज कीजिए आपकी सैलरी 50,000 है। तो बेसिकली दोस्तों आपको अपनी कीमत यानी वैल्यू समझनी होगी। इसे घंटे में कैलकुलेट कीजिए। फर्ज कीजिए आपकी सैलरी 50,000 है। इसे हम डिवाइड करते हैं दिन में। अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये लगभग आएगा 1666 रुपीज़। अगर आपकी 9 आवर्स की जॉब है, अब इसे कैलकुलेट करते हैं घंटों में, ये घंटों में लगभग आएगा 185 रुपीज़ आएगा। ठीक है। अब आपको समझनी होगी कि ये मेरी 1 घंटे की वैल्यू है। 1 घंटे में मेरी ये इनकम है 185 रुपीज़। अब आपको समझना होगा यहाँ पे कि ये वैल्यू निकल के आई है आपके स्किल्स की, आपके काबिलियत की। आपको यहाँ पे ये कंपेयर करना है कि अब आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो कितनी है और आपकी वैल्यू कितनी, इसके बीच का फर्क आपको मालूम पड़ गया। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है आपको अपनी स्किल्स पे काम करने पड़ेंगे। जो घंटे का 185 रुपए है, 185 रुपीज, उसको बढ़ा के कहां तक ले जाना, कैसे ले जाना, कितना स्किल सीखना, ये सब आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे द पावर ऑफ सजेशन इन नेगोशिएशन। दोस्तों नेगोशिएशन में कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है किसी की सलाह लेना, किसी का सजेशन लेना नेगोशिएशन में। देखिए हम उस समाज में जी रहे हैं जहां पर 95% आपकी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और फीलिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय और कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय योर सजेस्टिव इन्वायरमेंट। कोई कहेगा जॉब अच्छी नहीं है, दूसरी देख लो, कोई कहेगा इससे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती है क्या, ये वाली लेके बैठ गए। कोई सैलरी पे बात करेगा, कोई लोकेशन पे बात करेगा, कोई कंपनी के ऊपर बात करेगा। ऐसी तमाम बातें रहती हैं। ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हैं। ऐसा कहें कि ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इंपैक्ट करते हैं आपकी दिनचर्या को। दरअसल आपको पता नहीं होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। आप खुद हैं दोस्तों, क्योंकि आपको फुल स्टॉप लगाना नहीं आता जहां पे सेंटेंस एंड हो जाता है। मैं अक्सर मीटिंग या सेमिनार्स में हमेशा यही बोलता हूं सबको कि इफ यू आर अलाउिंग देन पीपल विल कम टू यू, दे विल प्ले विद यू, दे विल प्ले विद योर फीलिंग एटसेट्रा एवरीथिंग, कई सारी चीजें। ठीक है। तो जैसे ही आपने फुल स्टॉप लगाया तो उसके आगे बात जाएगी ही नहीं। सो यू मस्ट नॉट बी पीपल ड्रिवन और सिचुएशन ड्रिवन, रादर यू शुड बी सेल्फ ड्रिवन। सो दोस्तों इस सिचुएशन में ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो पूछने वाले, कहने वाले, आसपास के इन्वायरमेंट के जो लोग होते हैं, इनसे बचने के मैं आपको स्टेप्स अभी बताऊंगा, जो स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा, फिर जाके आप ऐसे लोगों से बच सकते हैं। स्टेप नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस इतना जरूरी है ताकि एक्सटर्नल चीजें आपको अफेक्ट ना करें और आपको अंडर डिजायरेबल थॉट की तरफ लीड ना करें। बस आप ये ध्यान में रखें कि अपनी कमजोरी को किसी के सामने ऐसे परोसे नहीं। स्टेप 2, सेट अ क्लियर गोल। दोस्तों जब आप क्लियर गोल सेट करेंगे ऑन जॉब इन अ क्लियर सेंस ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव, आपको बचाएगा सराउंडिंग इन्फ्लुएंसर्स से। स्टेप 3, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। स्टेप 4, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, लर्न टू थिंक critically and also develop your own opinion. Step 5,
इंपॉर्टेंट टू सेट द बाउंड्रीज, जैसा मैंने अभी कहा, एस्टैब्लिश योर बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योर मेंटल एंड इमोशनल थॉट। इस केस में आपको कभी कभी नो भी बोलना पड़ सकता है अगर आपकी सेट की हुई बाउंड्री कोई क्रॉस करे तो, जो आपके गोल से रिलेट ना करता हो। अदरवाइज मालूम पड़ा अपने बॉस को भी आपने बोल दिया नहीं ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा। तो दोस्तों अब यहां पे हम बात करेंगे कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो होते हैं कैसे नेगोशिएट करें अपने एम्प्लॉयर के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ये समझनी होगी आपको कि जब नेगोशिएशन एम्प्लॉय की बात आती है तो सिर्फ सैलरी या सीटीसी नहीं होती, पोजीशन की भी नेगोशिएशन होती है। तो कैसे नेगोशिएट करें आप अपने सीटीसी एंड ऑल को अपने अपने एम्प्लॉयर के साथ, जो कि आपकी हेल्प करेगी चाहे आप जॉब चेंज करने वाले हो या ऑन जॉब हो। स्टेप नंबर 1, रिसर्च सैलरी बेंचमार्क। दोस्तों नेगोशिएशन से पहले, इवन इंटरव्यू से पहले आप रिसर्च कीजिए कि सैलरी रेंज उस कंपनी की क्या है, पोजीशन वाइज, लोकेशन वाइज और इंडस्ट्री को बेस बना के, ताकि आप अपने तर्क के साथ नेगोशिएट कर सकें। स्टेप 2, नो योर वैल्यू। तो दोस्तों अपनी स्किल को वैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। तो नेगोशिएशन से पहले खुद को टेस्ट करें, अपने स्किल, एक्सपीरियंस और अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, यानी वैल्यूएशन करें, और प्रिपेयर रहें कि आपने कैसे और कितना वैल्यू ऐड किया है अपनी प्रीवियस कंपनी में और कितने कीमती थे आप पिछली कंपनी में, और जिससे भी आप अभी नेगोशिएट कर रहे हैं उसे पता चलना चाहिए कि जो आप डिमांड कर रहे हैं सीटीसी की या पोजीशन की वो जेन्युइन है। और दोस्तों जितना हो सके उतना रिलेवेंट बात करें और बार बार अपनी प्रीवियस जो अचीवमेंट्स हैं उनका हाइलाइट्स करें, ताकि इंटरव्यूअर को पता चले कि नहीं ये सिर्फ अचीवमेंट और परफॉर्मेंस पे इसका फोकस है, मतलब ये कैंडिडेट आइडियल हो सकता है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। और हो सके तो कोई सर्टिफिकेट्स हैं या कोई फोटोज हैं तो वो भी शेयर करना ना भूलें। स्टेप 3, कंसीडर द इंटायर कंपनसेशन पैकेज। दोस्तों हमेशा अपना कंपनसेशन यानी जो एनुअल पैकेज होता है उसके कंपोनेंट को समझना बहुत बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं जिनको कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेके, ऑलरेडी जिसका अभी मैं थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर चुका हूं सीटीसी के बारे में एंड ऑल। तो दोस्तों जो भी मैंने कंपनसेशन से रिलेटेड बेनिफिट्स बताए थे उसमें 3 बेनिफिट्स और मैं ऐड करूंगा। बेनिफिट नंबर 1, ई शॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान। ये ऐसा स्टॉक होता है जो कोई कंपनी ऑफर करती है, एलोकेट करती है अपने एम्प्लॉयज को। जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती रहती है एम्प्लॉय का जो स्टॉक है उसका भी प्राइस वो भी ग्रो होता रहता है। मुझे याद है दोस्तों व्हाइट हेयर जूनियर के जो फाउंडर हैं करण बजाज, मैं उनसे मिल चुका हूँ, अंधेरी में ऑफिस था। तो उन्होंने जब सीड फंडिंग हुई थी उसी समय कंपनी का 20% ई शॉप निकाल दिया था, एम्प्लॉयज के लिए स्टॉक निकाल दिया था। और जब व्हाइट हेयर जूनियर अभी रिसेंट 2 साल पहले जब बिकी है, $300 मिलियन में लगभग खरीदा है, एक्वायर किया गया है बाय द बायजूस। तो सारे जितने भी एम्प्लॉयज थे माला माल हो गए, बहुत पैसा उन्हें मिला। तो ये है ई शॉप का बेनिफिट। नंबर 2, ई शॉप के अलावा आप देख लें कि रिटायरमेंट के रिगार्डिंग क्या कंट्रीब्यूशन है कंपनी का, वेरिएबल अमाउंट कितना है, उसकी टर्म कंडीशंस क्या हैं, सारे कंपोनेंट बहुत इंपैक्ट करते हैं। इसे ओवरऑल अच्छे से समझ लें पूरे कंपनसेशन को। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है पर्सनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या है उस कंपनी में, ताकि काम करने के साथ साथ आपका स्किल भी डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कुछ प्रोग्राम कंपनी के पास है क्या। तो दोस्तों वापस से आते हैं स्टेप 4 की तरफ, स्टेट योर सैलरी डिजायर रेंज। दोस्तों मैंने खुद कई बार देखा है जब मैं अक्सर इंटरव्यू के टाइम ये सवाल पूछता हूं कि आपकी सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो कैंडिडेट कुछ लोग हैं जो बोलते हैं सर मुझे 20,000 तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं वापस से उनसे पूछता हूं कि 20,000 मुझे देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन गिव यू 20,000, वो भी इन हैंड दे दूंगा आपको मैं, ग्रॉस इसके अलावा भी बेनिफिट्स आपको दूसरे दूंगा। तो उनका कहना है नहीं मुझे इन हैंड 20 तो चाहिए। तो मैं उनसे वापस से ये पूछता हूं अगर आपको मैंने 20 दिया तो क्या आप, पहले मेरा सवाल ये है कि क्या आप 20,000 के लिए डिजर्व करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 20,000 की आप मुझे वैल्यू क्या दे पाएंगे, ये प्लीज मुझे आप इसका अगर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं तो कर दीजिए। उसके बाद कैंडिडेट कोई बातचीत नहीं। तो दोस्तों ये आपको समझना इतना जरूरी है कि आपको वैल्यू की, हमने अभी बहुत थोड़ी देर पहले बात की, फाइनेंशियल नीड की बात की। तो अगर आपकी फाइनेंशियल नीड है तो आप वैल्यू प्रेजेंट टेबल पे क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका वर्कआउट क्यों नहीं करते हैं।
इंटरव्यू से में बैठने से पहले आप चीज़ों को क्यों नहीं नोट्स में लिखते, क्यों नहीं आप उसका वर्क करते हैं, क्यों आप चीज़ों को समझने में और समझाने में इतने ज़्यादा असमर्थ क्यों हैं, इतने ज़्यादा पुअर स्टेटमेंट क्यों है? सो रादर देन गिविंग स्पेसिफिक नंबर, मतलब जो सैलरी का अमाउंट है उसे फिक्स ना बोल के, बल्कि एचआर को या इंटरव्यूअर को एक सैलरी का रेंज बताएं, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स योर मनी माइंडेड एटीट्यूड एंड द वैल्यू यू ब्रिंग टू द रोल। स्टेप 5, जस्टिफाई योर रिक्वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कहते हैं या जो डिमांड करते हैं उसे अच्छे से जस्टिफाई कीजिए। जैसे अभी मैंने कहा कि मुंह बंद हो जाता है, कैंडिडेट लोगों का जस्टिफाई नहीं कर पाते। एंड क्लियरली कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन व्हाई यू बिलीव यू डिजर्व फॉर मोर सैलरी, हाईलाइट योर रिलेवेंट स्किल्स, अकॉम्प्लिशमेंट, और आप कैसे अपने स्किल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंपनी के सक्सेस में, और कैसे ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन सकते हैं आप। ये बताने में अगर आप कामयाब हो गए, यू आर हीरो। तो दोस्तों अब बात करेंगे हाउ एम्प्लॉयर कैन नेगोशिएट सैलरी विद फ्रेशर्स कैंडिडेट्स। इसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि हाउ एम्प्लॉयर कैन नेगोशिएट विद एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। सो अभी हम फ्रेशर की बात कर रहे हैं। आप में से कुछ एम्प्लॉयर होंगे, कुछ लाइन मैनेजर्स होंगे जो इंटरव्यू लेते होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो, बिकॉज नेगोशिएटिंग द सैलरी विद फ्रेशर कैंडिडेट्स रिक्वायर अ रियली डिफरेंट अप्रोच देन नेगोशिएटिंग विद एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। हालांकि फ्रेशर कैंडिडेट को सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस या लेवरेज नहीं होता, बट स्टिल it is essential to ensure fair compensation and make the hiring process a positive experience. So here are the 6 steps how employer can negotiate salary with fresher candidates. स्टेप नंबर 1, डू योर रिसर्च। जब भी आप फ्रेशर कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हो तो सबसे पहले मार्केट का रिसर्च करना जरूरी हो जाता है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या डिपार्टमेंट में फ्रेशर कैंडिडेट्स की सैलरी की रेंज क्या चल रही है, और ये आपकी मदद करेगा कॉम्पिटिटिव जमाने में फेयर कंपेंसेशन को इस्टेब्लिश करने में। मुझे अक्सर एचआर का कॉल आता है दोस्तों, कि मुझे पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि आप बताइए कि इस कंपनी में इस प्रोफाइल की कितनी सैलरी रेंज चल रही है, एक्सपीरियंस की कितनी सैलरी रेंज चल रही है, फ्रेशर में लेट से बैकएंड में अगर 2-4 लोग चाहिए तो कितनी सैलरी रेंज चल रही है। तो जब मुझे खुद आते हैं कॉल, एचआर के आते हैं, आप समझिए कि ये रिसर्च फिर आपके लिए कितना जरूरी हो जाता है। इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि उस प्रोफाइल की सैलरी रेंज एज पर द लोकेशन क्या चल रही है। कुछ भी आप अपनी मर्जी से ऑफर कर देंगे रैंडमली, सो ये क्या करेगा आपको पता है, अट्रिशन को बढ़ावा देगा। स्टेप 2, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। एकदम ट्रांसपेरेंट रहें इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि यही वो फर्स्ट फेस है जब फ्रेशर कैंडिडेट कंपनी के किसी रिप्रेजेंटेटिव से मिला है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप ध्यानपूर्वक और ट्रांसपेरेंट तरीके से कम्युनिकेट करें कोई चीज, चाहे वो सैलरी के बारे में हो या पोजीशन के बारे में हो। कैंडिडेट को ये भी पता चले कि उसका ऑफ रोल जॉब ये रहेगा या ऑन रोल रहेगा। स्टेप नंबर 3, हाईलाइट नॉन सैलरी बेनिफिट्स। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि सैलरी के अलावा क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जितना जरूरी है जानना एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, उतना ही राइट या जरूरी है बनता है एम्प्लॉयर को बताना एम्प्लॉय को। वैसे तो फ्रेशर कैंडिडेट आपसे ज्यादा कुछ इतना डिमांड करेगा नहीं, लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जो आपसे बोलेंगे कि नहीं मुझे इतना फिक्स चाहिए, जैसे अक्सर मुझे लोग बोल देते हैं। इस केस में आपको ये स्ट्रेटजी, ये नेगोशिएशन बहुत काम आएगा कि आप नॉन सैलरी बेनिफिट्स जितने हैं सब गिनाइए उसको, जैसे ट्रेनिंग, मेंटरशिप प्रोग्राम, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड एडवांसमेंट, एंड कैंडिडेट को आप दिखाएं कि ये पोजीशन फ्यूचर में आपके लिए ग्रोथ की सीधी सीढ़ी बन सकती है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, पॉजिटिव वर्क कल्चर कैसा है, उसके बारे में बताएं। और एक्चुअल में अगर ये सारी चीजें हैं तो सैलरी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेगा फ्रेशर कैंडिडेट। ऑल्सो डिस्कस अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, शो हाउ द पोजीशन कैन बी स्टेपिंग स्टोन टू मोर सीनियर रोल इन द फ्यूचर। सो स्टेप 4, कंसीडर टोटल कंपेंसेशन। दोस्तों कंपेंसेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए फ्रेशर कैंडिडेट को कि उसके ब्रेकअप क्या क्या हैं। इसके अलावा अभी तक मैंने डिस्कशन नहीं किया है, एम्प्लॉयर का था चूंकि, इसलिए मैं बताने जा रहा हूं। एनुअल रिटेंशन बोनस टाइप की भी एक चीज होती है, ये मदद करती है आपको 1 साल तक एम्प्लॉय को खींच के ले जाने के लिए, कि एम्प्लॉय को एक लालच होगी कि मुझे 1 साल कंप्लीट होगा
तो मुझे ये पर्टिकुलर रिटेंशन बोनस भी मिलेगा। इट कैन बी 10, 20,000, 50,000 एनुअल, व्हाटएवर इट इज। तो मतलब सैलरी के अलावा भी डिस्कस करें कंप्लीट पैकेज के बारे में, इंक्लूडिंग बेनिफिट्स ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल बोनसेस, स्टॉक ऑप्शन जैसे अभी मैंने बताया, फैमिली इंश्योरेंस है, पीएफ, पेंशन, एनी अदर पर्क अगर आप कुछ अलग से भी कुछ दे रहे हैं जैसे इंसेंटिव हो गया है। कई बार ऐसा रियली होता है कॉर्पोरेट में कि ओवरऑल जो पैकेज होता है वो बहुत एक्साइटिंग होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कैंडिडेट को समझाएं कैसे, उसको समझाना ये जरूरी होता है। इसको बिल्कुल एम्प्लॉयर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसको बिल्कुल स्किप ना करें, थोड़ा इंटरव्यू में टाइम दे कैंडिडेट को, ये चीजें समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि मतलब आपका एक जो अट्रिशन रेशियो बहुत बड़ा पेन एरिया कॉर्पोरेट का, उसमें बहुत बड़ा कंट्रोल आएगा 100%। नंबर 5, बी फ्लेक्सिबल एंड लिसन एक्टिवली। दोस्तों बहुत इमोशनल एंगल है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक जो एम्प्लॉय होता है ना, चाहे वो हम फ्रेशर की बात करें, चाहे वो एक्सपीरियंस की बात करें, वो एम्प्लॉय अपने ज़िंदगी के कुछ साल आपको देने जा रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ज़िंदगी में दोस्तों। पैसा देना किसी को आसान है, समय देना बहुत मुश्किल है। तो कुछ साल अगर वो एम्प्लॉय आपको देने जा रहा है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके साथ एकदम ऑनेस्ट रहें, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें, और जब भी आप फ्रेशर कैंडिडेट के साथ नेगोशिएशन करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि फेयर रीजन के साथ सैलरी नेगोशिएशन करें। शोइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन योर ऑफर कैन मेक द पोजीशन मोर अपीलिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी छोटी छोटी कंसीडरेशन मास रिजाइनिंग को भी कंट्रोल करेगी। जैसा अभी मैंने स्टेप 4 में बताया था कि अट्रिशन को ये कंट्रोल करेगा, तो अट्रिशन कंट्रोल करने का कोई ऐसा जादुई तरीका दूसरा नहीं है। तो स्टेप 6, हैंडल रिजेक्शन ग्रेसफुली। ऐसा नहीं है कि आपने जितने इंटरव्यू लिए, ऐसा कभी होता भी नहीं है कि आपने जितने इंटरव्यू लिए उनमें से 90-80% लोग या 100% लोग ज्वाइन ही कर लेंगे। उसमें से कुछ लोग रहेंगे, हो सकता है आपके ऑफर को डिक्लाइन कर दिया हो उन्होंने। अगर कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, देन ऑल्सो प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन करें एंड एक्सप्रेस योर अप्रिसिएशन एंड देयर टाइम एंड कीप द डोर ओपन फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। सो अब बात करते हैं कि हाउ एम्प्लॉयर कैन नेगोशिएट सैलरी विद एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। दोस्तों मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, रीज़न ये है कि अभी तो इसमें एक और सेक्शन बाकी है आगे नोटिस पीरियड का, वो कवर करना। तो मुझे पता है दोस्तों, ये जो पूरी हायरिंग एम्प्लॉयर फ्रेशर एक्सपीरियंस की बातें जो चल रही हैं, इसी फील्ड से मैं पिछले 14-15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे हर कंपनी का वर्किंग कल्चर मालूम है, उनके एचआर के बारे में पता है, उनका हायरिंग का पूरा प्रोसेस पता है, मुझे ये पता है कि वो क्या क्या गलतियाँ करते हैं। लेकिन अब चूंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, किसी कंपनी का या उस पर्टिकुलर पर्सन का, तो उनकी कमियां मैंने जो पाई है ना, उसी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं, जो मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, या पर्टिकुलर इस सेक्शन को जो मैं बना पा रहा हूँ। तो ये जो सेक्शन है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट से कैसे आप नेगोशिएट करें सीटीसी को, तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत सीरियस टॉपिक है। अगर इसे केयरफुली संभाला ना जाए तो अच्छा कैंडिडेट आप लूज कर सकते हैं। एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ सैलरी नेगोशिएट करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो होता है ना, वो एक लॉजिक के साथ आपके साथ बात करेगा और उसे लॉजिकल तरीके से आपको समझाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ डेप्थ स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप, जिसकी मदद से आप सक्सेसफुली हायर कर सकते हैं, बल्कि उसे रिटेन भी कर सकते इफेक्टिवली विन विन सिचुएशन के साथ। तो दोस्तों इसको 5 स्टेप्स के साथ हम समझेंगे। स्टेप नंबर 1, थॉरो मार्केट रिसर्च। दोस्तों जो कॉरपोरेट्स हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उनके पास तो पूरा मजबूत, पूरा एक अच्छा खासा सिस्टम है, हायरार्कीज हैं, पूरे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। बट जो स्टार्टअप्स हैं जिनके पास उतने एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे पुराने कॉरपोरेट्स हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे बैठे हुए होते हैं, वही उन्हीं में से कोई ना कोई आके स्टार्टअप चालू करते हैं। उन स्टार्टअप का एक वो हिस्सा होते हैं या एक फाउंडिंग टीम का एक हिस्सा होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी तो सबके लिए है, इंडस्ट्री वाइज कंप्रिहेंसिव रिसर्च की ज़रूरत होती है, ताकि आपको पता चल सके कि उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री का सैलरी बेंचमार्क क्या है। जब भी आप कॉस्ट सेविंग देख रहे हो, देन प्लीज इंश्योर दैट योर ऑफर इट शुड नॉट रिमेन कॉम्पिटिटिव
विद इन द इंडस्ट्री एंड रीजन या टेरिटरी। अगर आपने सैलरी कम से कम ऑफर कर दी है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कहीं कॉस्ट सेविंग के चक्कर में आप अच्छा कैंडिडेट तो नहीं लूज कर रहे हैं। और अगर कैंडिडेट का स्किल एंड एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज कर रहा है आपकी पोजीशन से तो कॉस्ट सेविंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आपने एक कहावत तो सुनी हुई होगी कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ता एम्प्लॉय अगर आपने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नेगोशिएट करके हायर कर भी लिया, ज्वाइन भी कर लिया, तो क्या होगा? वो बंदा तो बाद में उड़ना ही है उसको, वो तो बंदा रिजाइन करके चला ही जाएगा। फिर वही प्रोसेस चालू होगा, फिर आप हायर करेंगे, फिर वही चीज़ चालू होगी। तो इस चीज़ को आपको भी अपना बजट के हिसाब से प्लस कैंडिडेट कैसा है उस वैल्यू को आपको जस्टिफाई करना है। जैसे एक एम्प्लॉय को अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करके सैलरी मांगना होता है एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉयर को भी उसकी वैल्यू को जस्टिफाई करना पड़ता है। नुकसान आपका ही, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है जो ये मैन पावर की तकलीफ है, जो ये हायरिंग की तकलीफ है, ये जो अट्रिशन की तकलीफ है, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। ये पूरे इंडस्ट्री का रोना है। खामखा बीपी अब बढ़ाएंगे आप, अट्रिशन बढ़ेगा। सो इट्स बेटर कि जो जस्टिफाइड सैलरी है वो ऑफर कर दें। कभी सैलरी अगर आप कुछ ₹1000 बढ़ा के दे देंगे तो इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। एक अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करके देगा आपको। तो ये सारे सॉलिड फाउंडेशन है जो आपके नेगोशिएशन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो कुछ स्टेप्स हैं जो सिमिलर हो सकते हैं फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे हाईलाइट कीजिए सैलरी वगैरह, रिटायरमेंट पॉलिसी, पेंशन कितना है, पीएफ कितना है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें सिमिलर हो सकती हैं दोनों केसेस में। सो स्टेप 2, बैकग्राउंड चेक बेस्ड कंपनसेशन। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट का जो बैकग्राउंड है उतना सॉलिड नहीं होता है, उसका प्रीवियस कंपनी से एग्जिट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो इस कंडीशन में कई बार कैसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयर हैं जो कंसल्टेंट से ही बैकग्राउंड चेक करवा लेते हैं बिफोर द इंटरव्यू, कि कम से कम इसका बेसिक परफॉर्मेंस तो चेक कर लो कैसा है। तो अगर परफॉर्मेंस उसका थोड़ा अप्स एंड डाउन है, फिर भी अगर लाइन अप कर दिया, इंटरव्यू में बंदा बैठा हुआ है, कैंडिडेट बैठा हुआ, और एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि एम्प्लॉयर को पता चल गया कि कैंडिडेट का बैकग्राउंड या परफॉर्मेंस उतना अच्छा प्रीवियस कंपनी में नहीं है, बट मेरे यहाँ पे ऐसा सॉलिड फाउंडेशन है, ऐसे डिपार्टमेंट है, ऐसे लोग हैं कि इससे मैं इसका बेस्ट निकाल लूंगा। इस केस में कैंडिडेट आपसे ज्यादा डिमांड नहीं करेगा सैलरी की, बट ऐसे केसेस में भी आप वैल्यूएबल एंड जस्टिफाइड सैलरी दे, इतना ज्यादा ड्रैग डाउन करके नीचे ना लेके आए। हालांकि कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो बैकग्राउंड चेक को एक हथियार के तरीके से यूज करते हैं, जो कि सही नहीं है। इसका कंपनसेशन से क्या कनेक्शन है बात करते हैं। मैंने कई एक केस ऐसे देखे हैं बैकग्राउंड निगेटिव होने के बावजूद कैंडिडेट को कुछ कंपनीज ने लो सैलरी पे हायर किया है। आखिर क्यों? क्योंकि कंपनी को कम सीटीसी पे एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया जिसका बैकग्राउंड तो नेगेटिव है लेकिन उसका प्रीवियस कंपनी में परफॉर्मेंस अच्छा था, और कैंडिडेट को एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिल गई और वापस से उसको एक सुधरने का मौका भी मिल गया जिसका बैकग्राउंड नेगेटिव था। तो दरअसल इसी वजह से कुछ कंपनीज छोटे मोटे इश्यूज इग्नोर करके ऐसे कैंडिडेट को ओके कर देते हैं अगर कैंडिडेट में पोटेंशियल है तो, और इसी बहाने कम बजट में एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी मिल जाता है। So step 3, provide clarity in compensation structure and explain company goal and financial realities। तो चूंकि हम एम्प्लॉयर नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि एम्प्लॉयर सैलरी पैकेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे, और सैलरी से रिलेटेड कुछ फास्ट ट्रैक प्रमोशन वगैरह है तो वो जरूर कन्वे करें, उसे कन्वे करना बिल्कुल मत भूलें। फास्ट ट्रैक में इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी आता है या बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट भी रहते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे उतना ही ज्यादा एम्प्लॉय रिटेन, कनेक्ट, अलाइन हो पाएगा। के अलावा कैंडिडेट को क्लियरली उसके ईयरली गोल शीट के बारे में बताएं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और फाइनेंशियल रियलिटीज हैं उनका भी अच्छे से कम्युनिकेशन कीजिए कैंडिडेट के साथ में, और उसे एहसास दिलाएं कि कैसे वो कैंडिडेट आपकी कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल में कंट्रीब्यूट कर सकता है। स्टेप 4, मल्टीपल नेगोशिएशन राउंड, नेवर से नो। दोस्तों ये जो स्टेप है ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के लिए है। अगर एज एन कैंडिडेट आप ऑफर्ड सैलरी से अग्री नहीं है तो नेवर से नो। आप एक पॉजिटिव नोट के साथ जा सकते हैं
कंपनी से नो बोल के खुद के लिए दरवाजा बंद ना करें। जैसा कि मैंने कहा, एक पॉजिटिव नोट छोड़ के वहां से निकलें और आपको वेट करना चाहिए कि हो सकता है फिर से नेगोशिएशन के लिए आपको कॉल आ जाए। तो मल्टीपल राउंड इसी को कहते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर को भी थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट मल्टीपल कंपनीज में इंटरव्यू देता है और वहां से उसका फीडबैक या नेगोशिएशन पेंडिंग होता है। इसलिए वो कैंडिडेट कभी भी वापस पॉजिटिव नोट के साथ ज्वाइनिंग के लिए आ सकता है। स्टेप 5, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। फ्रेंड्स, थॉरो द नेगोशिएशन प्रोसेस, मेंटेन द रिलेशनशिप। इवन जब आप उसे लोअर सैलरी ऑफर कर रहे हो तो ये इंश्योर कीजिए कि कैंडिडेट शुड फील वैल्यू एंड रिस्पेक्ट। लास्ट सेक्शन, हाउ टू नेगोशिएट योर नोटिस पीरियड विद योर एम्प्लॉयर। दोस्तों, इस चैप्टर के अंत में ये बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एम्प्लॉय का ये एक पेन एरिया भी है कि इतना लंबा नोटिस पीरियड कैसे सर्व करें। तो एम्प्लॉय का ये बहुत बड़ा पेन है। इसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ इसके स्टेप्स हैं जिसका अभी मैं डिस्कशन करूंगा, जिसकी हेल्प से आप एक स्मूथ एग्जिट और एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए एक स्मूथ एग्जिट ले सकते हैं। दरअसल कई बार ये एक कंपनी के स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है कि परफॉर्मर अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो इतनी जल्दी जाने ना पाए। तो दोस्तों, ये जो नोटिस पीरियड है बहुत एक डरावना शब्द जैसा है, जो कि बहुत सारे लोगों का बहुत पेन एरिया भी है। अब आप लोगों में से काफ़ी लोग तो इसे जानते ही होंगे कि नोटिस पीरियड होती क्या चीज़ है। आप में से कुछ नए होंगे, फ्रेशर होंगे, मे भी नहीं जानते होंगे, तो मैं 2 लाइन में बता देता हूँ। लेट से किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया, उसके बाद आप कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं। जिस नई कंपनी में आपने अप्लाई किया वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद अब जिस कंपनी में आप हैं यहाँ पे आपका लेट से 3 महीने का नोटिस पीरियड है और जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है वो कंपनी आपको अलाउ नहीं कर रही है 3 महीना रुकने के लिए। उनका कहना यह है कि आप विद इन वीक या 15 डेज के टाइम में आप ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज हमारे पास शॉर्ट लिस्टिंग में दूसरे कैंडिडेट्स हैं, उनको हम इन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, फिर आपके पास ऑप्शन बचेगा नेगोशिएशन का, नोटिस पीरियड का। तो नोटिस पीरियड नेगोशिएट करने के लिए आप अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, इसी को हम नोटिस पीरियड कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या टेक्निकल चीज़ें और आएंगे ये हम अभी डिस्कस करेंगे। कई बार हालांकि ऐसा होता है कि कंपनी नोटिस पीरियड जानबूझ के ज़्यादा रखती है, 3-3 महीना, 4 महीने तक है। मुझे पता है, ऐसी कंपनियों को जानता हूं मैं, जो परफॉर्मर एम्प्लॉय होता है उनको अलाइन करके अपने साथ रखना, उनको जाने नहीं देना, बिकॉज उनको भी ये अच्छे से पता है कि जहां पे ये इंटरव्यू देने जाएगा कोई रुकेगा नहीं 3 से 4 महीना। रीजन ये है कि लेट से अगर सामने वाली कंपनी 3 महीना जो रुकने के लिए रेडी नहीं है, फर्ज कीजिए वो रुक गई, अब इसका साइड इफेक्ट उनके लिए क्या होगा कि एक पोजीशन जो उन्होंने 3 महीने से आपका वेट किया और हो सकता है कि आप ज्वाइन ना करें, आपको ऑफर लेटर उन्होंने दे दिया और आप ऑफर शॉपिंग कर लें। हो सकता है उनका ऑफर लेके किसी और कंपनी में आप इंटरव्यू दे दें और वो करंट ऑफर, लेट से अगर 3 लाख आपका करंट है, जो ऑफर किया तो उन्होंने 3.5 लाख किया था, वो 3.5 लाख के बेसिस पे आप कहीं पे 4 लाख ले सकते हैं, फिर आप ज्वाइन नहीं करेंगे। करेक्ट। तो इस हालत में जो 3 महीना जिन्होंने बेचारे ने वेट किया, उस एम्प्लॉयर ने, उस कंपनी ने, आपने उनको धोखा दे दिया। तो इसके बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं, आगे हम स्टेप बाय स्टेप इस पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, नोटिस पीरियड अगर आप सच मेरे से पूछें तो नोटिस पीरियड 3 महीना का कोई लॉजिक नहीं बनता है, 3 महीना बहुत ज्यादा होता है। ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग का काम करता है और ऐसा कोई गवर्नमेंटल रूल नहीं है इसका कि हाँ नोटिस रखो, इतना करना ही है, ठीक है ना। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 10-10 साल से कंपनी में पड़े हुए हैं, बेचारे निकल नहीं पा रहे हैं इसी चक्कर में। तो इसके हम कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, बिल्ड अ गुड रेपो विद योर सीनियर्स। तो इसके भी 5 स्टेप्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे। स्टेप नंबर 1, बिल्ड अ गुड रेपो विद योर सीनियर्स। दोस्तों, मैं हमेशा से मेरा इस चीज का मानना रहा हो, चाहे एम्प्लॉयर हो, लाइन मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, किसी भी टाइप का रिश्ता हो, रिलेशनशिप मेंटेन करना इट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप स्पेशली अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है, दोस्तों मेरा स्ट्रांग मानना है, अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है तो आप घर पे भी सुखी रहेंगे। इसका रिवर्स मैं चलता हूँ, रिवर्स मैं कैलकुलेशन करता हूँ। मेरा कैलकुलेशन का तरीका ऐसा है, अगर आप घर पे सुखी हैं, अगर आप ऑफिस की लाइफ अच्छी नहीं है तो आपका घर भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ें आपकी फाइनेंशियल पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें, चाहे आपका घर का रेंट हो, स्कूल की फीस हो, घर के दूध का खर्चा हो, पानी का खर्चा हो, मेंटेनेंस हो, व्हाटएवर इट इज़,
एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द ऑफिस। तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपकी ऑफिशियल लाइफ ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। तो बॉसेस के साथ आपके जो रिलेशन है स्पेशली वो बहुत अच्छे होना चाहिए। एक कहावत है, बॉसेस मेक्स करियर नॉट द कंपनी। तो जब भी आप नोटिस पीरियड का निगोशिएशन करने के लिए अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस के पास जाएं, तो इस बात का बहुत खास ख्याल रखें कि उन्हें डायरेक्ट ये ना बताएं कि ये लीजिए सर, ये जेब से मैंने निकाला, ये मेरा ऑफर लेटर है और मुझे अभी के अभी आप निगोशिएशन करके दो, निगोशिएट करके दो, मेरा 3 महीने मुझे रुकना नहीं, 10 दिन के अंदर मुझे रिलीफ चाहिए। इट कैन नॉट पॉसिबल। कोई वे नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है इसका। आप सीधे सा एक स्ट्रेटजी अपनाइए कि सर मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे 2 साल 3 साल हो गया है, 1 आध महीने का ब्रेक लेना चाहता हूं। हो सकता है आपके इस क्वेश्चन के आंसर में बॉस आपको ये बोले ठीक है 10 दिन 15 दिन की छुट्टी ले ले, तो छुट्टी आप लेंगे 10-15 दिन के बाद वापस से वही कहानी चलती रहेगी। तो आप बोलिए कि नहीं मैं 1-2 महीना 3 महीने का अच्छे से ब्रेक लूंगा, मैं भी विलेज जाऊंगा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नंबर 2, आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं थोड़ा सा भी ग्रोथ देख रहा हूँ और करियर को कुछ नेक्स्ट लेवल पे मैं लेके जाना चाहता हूँ, देख रहा हूँ, तो मैंने कुछ कंपनीज में मैंने सोचा है इंटरव्यू दूं, लेकिन अब चूंकि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो मैं जॉब पे रहते हुए मैं इंटरव्यू दूं, बार बार आऊँ जाऊँ तो मेरा काम भी अफेक्ट होगा। सो इट्स बेटर कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिज़ाइन कर दूं ताकि मैं कुछ इंटरव्यूज दे सकूं घर पे रह के, और जॉब पे रह के ये काम मेरे लिए आसान नहीं है सर, तो प्लीज़ मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें भी बहुत फाइट करनी पड़ेगी। अगर आप 2-3 साल 4 साल पुराने एम्प्लॉयज़ हैं तो रिजिग्नेशन अप्रूव नहीं होता जल्दी। तो ये आपका पैरेलल 2 चीज़ें काम कर जाएगी साथ में, एक तो रिजिग्नेशन भी आपका अप्रूव हो सकता है, प्लस उसी टाइम सेम टाइम में आप नोटिस पीरियड का भी पासा फेंक दीजिए आप कि नहीं सर मेरा नोटिस पीरियड भी इतना ज़्यादा नहीं सर्व कर पाऊंगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, तो मेरा नोटिस भी आप ज़्यादा मत कीजिए। इन केस मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी आ गई इन बिटवीन तो मुझे शायद ज्वाइन करना पड़े, तो इसलिए प्लीज़ सर मेरा आपसे रिलेशन अच्छा है, अच्छा काम मैंने किया है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको कंसीडर कीजिए। स्टेप 2, फाइंड योर रिप्लेसमेंट। दोस्तों ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट ये फैक्टर भी काम करता है। अगर आप अपने जैसा ही कोई आइडियल कैंडिडेट अपने बॉस को इंट्रोड्यूस कर दें तो आपका नोटिस पीरियड कम हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल केसेस बट यस मेनी केसेस आई हैव सीन दैट। इससे कंपनी के 2 फायदे हैं। फायदा नंबर 1, एक तो उनका रिक्रूटमेंट का फीस बचेगा जो कंसल्टेंट को वो देंगे वापस से आपकी जगह पे कोई नया कैंडिडेट हायर करेंगे तो। स्टेप 2, उनका कोऑर्डिनेशन का टाइम बचेगा, उनका बाकी का समय बच जाएगा, क्योंकि एक कैंडिडेट को हायर करने के लिए कम से कम उनको 2 से 3 या 4 शॉर्टलिस्टिंग करनी पड़ेगी। शॉर्टलिस्ट करने में से फिर फाइनल राउंड तक 1 या 2 सिलेक्ट होंगे, फिर उसके में से एक को ऑफर जाएगा, बट देयर इज नो गारंटी कि वो ऑफर जाने के बाद भी वो कैंडिडेट ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि कंपनी को नहीं पता है, आपके बॉसेस को नहीं पता है, एचआर को नहीं पता है, ये चीज़ें सबको पता है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम आता है। तो इसी को हम विन विन नेगोशिएशन कहते हैं। दोनों के लिए अच्छी भूमिका होगी, आपके लिए भी और एम्प्लॉयर का भी फायदा है। देखिए हकीकत यह है कि कंपनी की भी अपनी मजबूरी होती है, किसी को एक दिन में तो नहीं उसको रिलीफ दे सकते, वो चेयर उनकी वैकेंट रहेगी, रेवेन्यू का नुकसान होगा, तो कंपनी की भी अपनी मजबूरी है ना। स्टेप 3, बाय आउट द नोटिस पीरियड। दोस्तों नोटिस बाय करने का जो चलन है ये काफ़ी पुराना है, नया नहीं है, आप में से काफ़ी लोग इसको जानते ही होंगे। नोटिस पीरियड बाय आउट कौन करे, कैसे करे, इसकी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं मैं आपको बताता हूं। दरअसल लेट से मैं वापस से एग्जांपल दूंगा कि अगर करंट किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, कहीं और आपका सिलेक्शन हो गया है, और जैसा मैंने 3 महीने का एग्जांपल दिया था कि उस कंपनी को तुरंत चाहिए कि आप ज्वाइन कर लें, और जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे 3 महीने का नोटिस पीरियड है। इस कंडीशन में क्या होगा, 2-3 बातें आएंगी। इस कंडीशन में या तो जिस कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है वो कंपनी पैसा 3 महीने का नोटिस को बाय करे। लेट से अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो 3 महीने की सैलरी हो गई 75,000 रुपीज जिस कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप इतने वैल्यूएबल डिजर्विंग कैंडिडेट उनके लिए हैं, हालांकि हैं तभी उन्होंने सिलेक्ट किया है, तो बट उनकी पॉलिसी ऐसा है क्या कि आपके 75,000 3 महीने की सैलरी पे करके नोटिस को बाय करना, मतलब खरीद लेना
ताकि आपको तुरंत इमीडिएट रिलीफ आपकी करंट कंपनी दे दे और आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। नंबर 1 सिनेरियो हो गया। नंबर 2 सिनेरियो, देखिए जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उनको तो या तो आप नोटिस सर्व कीजिए, या तो ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये स्टेप्स को उनके सामने रख के आप नोटिस के पीरियड को कम करवाइए। ठीक है, जो दूसरे पॉइंट की हम बात कर रहे थे, नोटिस पीरियड, या तो फिर वो पैसा 75,000 आप पे कीजिए, या हो सकता है कि आप अपने सीनियर्स को ये जो स्ट्रेटजीज मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी ये जो स्टेप्स बता रहा हूँ इनकी मदद से या तो आप उनके डेज कम करवाइए नोटिस के, या तो आप फिर कंपनी को 1 महीना का नोटिस अगर आप वेव ऑफ करा लेते हैं तो मतलब फिर आपको 2 महीने का पैसा देना पड़ेगा 50,000। या हो सकता है कि कंपनी आपको ये बोले कि नहीं नोटिस तो हम थोड़ा बहुत वेव ऑफ कर देंगे, लेकिन हम आपको इमीडिएट बाय आउट का हमारे यहाँ पे सिस्टम नहीं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि किस कंपनी की क्या पॉलिसी है, क्या पॉलिसी नहीं है। बट ये है कि आपको नेगोशिएट तो करना ही पड़ेगा अगर आपको तुरंत ज्वाइन करना है तो। अब हो सकता है सामने वाली की कंपनी की पॉलिसी ना हो, वो 3 महीने का 75,000 ना पे कर सके, तो आप 75,000 पे कीजिए। मे बी आपने अच्छा नेगोशिएट कर लिया अपनी कंपनी के साथ तो 50 पे कर दीजिए, 1 महीने पे मना लिया तो 25 पे कर दीजिए। हो सकता है 2 महीने पे वो मान गए, 1 महीने का पे कर दीजिए, आपकी कैपेसिटी है 25,000 पे कर सकते हैं, पे कर दीजिए, बाकी 1 महीना नोटिस सर्व कर लीजिए, और 1 महीना जो नोटिस सर्व करना है जहां आपका सिलेक्शन हुआ है उस कंपनी को 30 डेज पे मना लीजिए कि मैं 30 डेज के बाद मैं आ जाऊंगा, और 1 महीने का एक्चुअल 2 महीने का नोटिस है तो मैं 1 महीने में आ जाऊंगा, 1 महीने का मैं पैसा उनको दे रहा हूँ, नोटिस बाय कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको सारे रिलीविंग लेटर, सारे एक्सपीरियंस लेटर आराम से आपका स्मूथ एग्जिट हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, अगर आपका सिलेक्शन हो गया और आपने ज्वाइन कर लिया, आपका रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं होगा। लेट्स से अगर आपका रेजिग्नेशन अप्रूव हो भी गया, आपने नोटिस सर्व नहीं किया, आपके ड्यूज पेंडिंग हो जाएंगे कंपनी में, आपका जहाँ पे सिलेक्शन हुआ और जहाँ पे आप जाके ज्वाइन करने वाले हैं वो कंपनी आपका कल वेरिफिकेशन कराएगी, नेगेटिव वेरिफिकेशन आएगा, फिर वापस से आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, ब्लैकलिस्ट होंगे, कंपनी में बदनामी होगी, बहुत सारे रीज़न होते हैं। सो स्टेप 4, टाइमिंग इज मैटर्स। दोस्तों टाइम और टाइमिंग रेजिग्नेशन के कॉन्टेक्स्ट में नेगोशिएट करना इट ऑलवेज मैटर्स। दोस्तों मुझे वेलकम मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या। तो दोस्तों ये सोच समझ के बॉस से बात कीजिए कि जब बॉस का मूड वगैरह अच्छा हो, बिजनेस ठीक ठाक हो, या प्रोजेक्ट अधूरा आपका कोई ना हो, कोई क्रिटिकल डेडलाइन जैसी चीज ना हो, तो आराम से आप बात करें उस सिचुएशन में, तो बात आपके बॉस भी समझ के लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई वो कसाई है बैठे हुए हैं आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, तलवार लेके बैठे हुए। स्टेप 5 दोस्तों, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टास्क बेस्ड रिलीफ। दोस्तों बहुत मौकों पर ये जरूर काम आता है। कोई शॉर्ट टर्म आप टास्क ले लीजिए कंपनी से, या ऐसा चैलेंज ले लें किसी टास्क को पूरा करने में जिसमें कंपनी सफर कर रही हो। अगर आपने उस टास्क को विद इन टाइमलाइन खत्म कर दिया तो भी आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसका भी आप कहीं ना कहीं रिटर्न में ले लें। जब भी आपका डिस्कशन इस इमीडिएट चैलेंजिंग वाले टास्क को लेने, इस प्रोजेक्ट को लेने का डिस्कशन जब भी आपका हुआ हो, उस समय आप रिटर्न में एक पेपर पे साइन करवा के, या ईमेल पे बेहतर होगा, आप बॉसेस से ले लें, मैनेजमेंट से ले लें कि ये एक पर्टिकुलर टास्क है, मैंने लिया हुआ है, शायद मैं इसको 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, जो भी टाइमलाइन है देकर उसे आप कंप्लीट करके फिर आप स्मूथ एग्जिट जा सकते हैं। सो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ राइट मी, reach us @sultankhan.in. I'll see you in the next chapter number 10. Thanks for watching.